गुड मॉर्निंग। बैठो 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 भाई बैठो। मूल में जो बच रहा है कर लो फटाफट। एक्सरसाइज 2 बोलिए फटाफट। 1 से 10 अप टू 15। एक 15 नंबर क्वेश्चन है, इसमें जो डेटा आया था एग्जाम में उससे परफेक्ट ऑप्शन नहीं आएगा, थर्ड एंड फोर्थ के बीच का आंसर आता है, बट क्लोज CH3 के ज्यादा है, इसलिए वो वाला आंसर आप टिक करेंगे। 78% कार्बन 22% हाइड्रोजन का आंसर नहीं आ पाता, बट CH3 के ज्यादा क्लोज का आंसर है, तो वो वाला दे रखा है। 17 नंबर में क्या हुआ? 1 ml water contains 20 drops, then number of molecules in 1 drop of water is। वाटर के लिए 1 ml 1 ग्राम एक ही बात है, डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है। अब 20 ड्रॉप्स 1 ग्राम की हैं, तो एक ड्रॉप 1/20 ग्राम है, डिवाइड बाय 18 पे मोल है, इनटू Na पे मॉलिक्यूल्स है। अप टू 23 तक। थर्ड में 1 to 10 8। If 2 to 4 ml of a triatomic gas has a mass 1 gram at itna, the mass of one atom is। PV is equal to W by M RT। 1 ग्राम 273 केल्विन 1 ATM का मतलब बेसिकली क्या है? डायरेक्ट हो जाएगा। मोल्स ऑफ गैस 2 to 4 ml डिवाइड बाय 22/400, ये 1/100 मोल्स है, और इसका मास 1 ग्राम दिया है, तो 1 मोल का मास आएगा 100 ग्राम। अब 1 मोल में Na तो मॉलिक्यूल्स हैं, और ट्राई एटॉमिक गैस 3 और हुआ, तो 3 Na एटम्स का मास 100 ग्राम है, 1 एटम का निकालना है। और बताइए 20 तक। 8 नंबर 8 ही तो बताया है। 16 एलिमेंट A reacts with oxygen to form A2O3। A ऑक्सीजन रिएक्ट होके A2O3 बना। हमने एक रूल पढ़ रखा है, एलिमेंट्स की वैलेंसी क्रिस क्रॉस एक दूसरे का मतलब है ये 3 जो है ये A की वैलेंसी है, A2O3 वो वैलेंसी ऑफ A रहा होगा। नाउ ग्राम इक्विवेलेंट के रूल के हिसाब से अगर मैं बोलूं A के जो ग्राम इक्विवेलेंट है उतने ही ऑक्सीजन के ग्राम इक्विवेलेंट्स के साथ उसने रिएक्शन की होगी, तो 0.359 अपॉन यहां पे E उस एलिमेंट A का रखा गया होगा। W अपॉन E फॉर्मूला होता है ग्राम इक्विवेलेंट्स का, इक्वल टू, अब 0.359 तो ये वाला था मास ऑफ एलिमेंट, रिएक्शन के बाद इस वाले का बना है 0.559। क्लास में भी एक ऐसा क्वेश्चन किया था कि बीच वाले एलिमेंट का मास डिफरेंस से निकाल सकते हैं, तो ऑक्सीजन का जो मास आएगा वो इन दोनों के डिफरेंस मास कंजर्वेशन रूल के हिसाब से बचा हुआ 0.2 ऑक्सीजन का रहा होगा, एंड E ऑफ ऑक्सीजन होता है 8। तो यहां से W by E इक्वेट करके आप A का इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं।
पूछा इक्विवेलेंट वेट नहीं है, पूछा क्या है, एटॉमिक वेट ऑफ एज। अब एटॉमिक वेट डिवाइड बाय वैलेंसी, वो वैलेंसी जो ई पुट करेंगे तो एटॉमिक वेट आ जाएगा। ट्वेंटी 25 तक। 18 नंबर, पहले एक बैलेंस रिएक्शन लिखनी है, CaCO3 ट्वाइस HCl, CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। आपको मास CaCO3 का दिया है और HCl के बारे में पूछा है, ये 1:2 रेशो काम में लेनी है। 50 ग्राम CaCO3, मॉलिक्यूलर वेट 0.5 मोल्स, 1:2 रेशो में अपने से डबल, यानी 1 मोल HCl में खर्च कराएगा। 1 मोल HCl का मतलब हो गया 36.5 ग्राम। अब आपको क्लास में भी एक क्वेश्चन कराया था जहां इनिशियल से प्योर निकालना हो तो छोटा आता है, प्योर से इनिशियल निकालना हो तो बड़ा करना होता है। ये HCl जो CaCO3 के साथ रिएक्ट कर रहा है ये प्योर वाला रहा होगा। और आपको क्वेश्चन में पूछा है 20% प्योर HCl का कितना मास खर्च करना है। HCl का आपको वो मास निकालना है इनटू 20% प्योर होने के बाद ये आंसर आता हो। तो W का आंसर 36.5 से 20/100 नहीं, 100/20 करके आएगा। और बोले 29 तक। (21) एटॉमिक मास ऑफ वैलेंसी इज 27, वैलेंसी इज 3, वेपर डेंसिटी, ये तो क्लास में भी कराया था। दे रखा है, वैलेंसी दे रखी है, क्लोराइड का फॉर्मूला क्या बनाऊं, MCl। अभी क्रिस क्रॉस वैलेंसी 3 है, MCl3, तो इसका टोटल क्या बनेगा, M प्लस 3 इंटू 35.5, ये M दे रखा है 27, ये जो भी टोटल आएगा इसका आधा कर दीजिए, वेपर डेंसिटी आ गई। (22) तो सिंपल सा ही है, कल भी बताया था ये। 1 लीटर हाइड्रोकार्बन वेज एज मच एज 1 लीटर CO2, मॉलिक्यूलर वेट बराबर आएंगे तो CO2 का 40 का सेम आता है। एवोगैड्रोस लॉ लगना है 22 नंबर में। कल भी एक क्वेश्चन किया था जिसमें CH2 और N2 के मॉलिक्यूलर वेट CH2 का डबल C2H4 आंसर आया था। यहाँ पे भी 22 नंबर क्वेश्चन में एवोगैड्रो लॉ लगना है, PV बराबर NRT, सेम प्रेशर सेम टेम्परेचर सेम वॉल्यूम करते करते आप दो चीजों के मोलर मास सेम होने चाहिए, इस पे आ जाओगे। तो CO2 का 44, ऑप्शन में और किसका 44 है वो दोनों मैच करेंगे। 23 क्वेश्चन बहुत सिंपल सीधा है, केवल लैंग्वेज पकड़नी है आपको। दो ऑक्साइड है सल्फर के, उनमें 50 और 60% ऑक्सीजन है। पहले में 50% ऑक्सीजन है तो सल्फर, दूसरे में 60 ऑक्सीजन है तो 40 सल्फर है। अब आप ध्यान से पढ़िए लैंग्वेज क्या है। द वेट ऑफ सल्फर विच कंबाइंस विद 1 ग्राम ऑक्सीजन इज इन द रेशियो ऑफ, दोनों जगह के सल्फर के आंसर निकालने हैं, उनको W1 W2 रेशियो में बताना है। वो कौन से सल्फर होने चाहिए, जो 1 ग्राम ऑक्सीजन से जुड़े हैं। ये रेशियो क्या बता रहा है, 50-50 से जुड़ रहा है, तो 1 ग्राम और 1 ग्राम आपस में जुड़ते, ऑक्सीजन 1 ग्राम है तो सल्फर का कितना वेट यूज हो रहा है वो रेशियो में आपको निकालना है। यहां पे अगर 1 ग्राम हो गया ऑक्सीजन तो 2/3, ये है आपका W2, निकालना है सल्फर के दोनों मासेस रेशियो, वो मासेस ऑफ सल्फर जो 1 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहे हैं। 30 तक। 40 तक। 29 हाउ मेनी मोल्स ऑफ लेड क्लोराइड विल बी फॉर्म्ड, थोड़ा सा सॉल्विंग। PbCl2 लेड का क्लोराइड, ये तो बनना है,
पीबीओ और HCl की रिएक्शन से PbCl2 बनाना है। ये बैलेंस रिएक्शन लिखनी पड़ेगी आपको। PbO प्लस ट्वाइस ऑफ HCl से PbCl2 प्लस वाटर। आपको 6.5 ग्राम PbO के भी दिए हैं। 6.5 डिवाइडेड बाय 207 और 16 223, ये तो इसके मोल आएंगे, डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, ये एक सॉल्विंग करोगे आप। HCl के लिए दिया है 3.2 ग्राम HCl डिवाइड बाय 36.5, उसमें कोफिशिएंट 2 का डिवाइड करोगे और क्या देखना है उसके बाद, LR कौन है, और उससे फिर PbCl2 का आंसर ढूंढना है। अगर PbO आ जाएगा LR तो उतने ही मोल्स PbCl2 बनेगा, HCl आएगा तो उससे आधे PbCl2 के मोल बनेंगे। कैलकुलेटिव ज्यादा है थोड़ा। और कोई? हो गया? बताएं रेडॉक्स में क्या हुआ है लास्ट? ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट का प्रेडिक्शन, यही था ना। मिनिमम मैक्सिमम हमने लिख दिया था और फाइनल समरी ये बनी थी कि ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट किसी एक कंपाउंड को चेक करना होता है। आपका तरीका के सपोज मुझे KMnO4 चेक करना है, तो आप इसमें जो मोस्ट लाइकली टू चेंज है उस एलिमेंट को रेफरेंस मानोगे। तो क्योंकि के और ओ मोस्ट लाइकली रिपीट होंगे +1 -2 सेम पर ही, Mn बहुत सारी अलग अलग स्टेट का है, तो आप KMnO4 का बिहेवियर Mn से समझाते और वो इस कंपाउंड में +7 में है। ऐसा करने के बाद आपको इसकी यहां की स्टेट को इसकी मिनिमम मैक्सिमम रेंज से कंपेयर करना है, अपने आप आपको आंसर समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये +7 इसकी मैक्सिमम स्टेट, तो इट कैन ओनली रिड्यूस इटसेल्फ, खुद को 4-3-2 कम ही कर सकता है। और अगर ये खुद को रिड्यूस करेगा तो कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला जाएगा। इसी क्वेश्चन को नेगेटिव सेंस में पूछ सकता हूं, इनमें से कौन रिड्यूसिंग एजेंट नहीं बनेगा? तो भी यही लॉजिक है, रिड्यूसिंग एजेंट बनने के लिए खुद का ऑक्सीडेशन होना पॉसिबल है, मैक्सिमम वाला फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगा, तो कोने कोने वाली चीजें एक ही एजेंट बनती है, एक नहीं। तो +7 मैक्सिमम वाला केवल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही बनता। मान लीजिए मैंने कहा मुझे H2S का बिहेवियर समझाना है, किसको चुनूंगा मैं? मोर लाइकली टू चेंज सल्फर, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहां -2 में है, उसकी पॉसिबल वैल्यूज -2 से +6 में -2 लोएस्ट वैल्यू है मिनिमम, तो फिर उसके लिए -3, 4, 5 कम होने का रास्ता बंद है। ओनली ऑक्सीडाइजेज इटसेल्फ, खुद को केवल बढ़ा सकता है। अगर खुद का ऑक्सीडेशन तो कंपाउंड रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा। अगेन नेगेटिव सेंस में, नॉट एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछते तो ऐसे वाले ढूंढते, खुद को और रिड्यूस नहीं कर सकते, वो औरों का ऑक्सीडेशन नहीं कर पाएंगे, कैन नॉट बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हमने समरी में लास्ट 3 लाइनें यही लिखी थी, इफ एलिमेंट इज इन मैक्सिमम तो ओनली ऑक्सीडेंट बनेगा कंपाउंड, इफ एलिमेंट इज इन मिनिमम ओनली रिड्यूसिंग एजेंट, और बिटवीन द स्टेट वाले कैन एक्ट एज बोथ।
मेजॉरिटी केसेस में क्वेश्चन में आपको कोई कंपाउंड दिया होता है तो आप अवॉइड करोगे स्टैंडर्ड एलिमेंट को पिक करना, और जो अनकॉमन एलिमेंट है जो मोर पकड़ेंगे। अब मैंने एक ऐसा कंपाउंड दिया जिसमें टेक्निकली एच और ओ दोनों स्टैंडर्ड की लिस्ट वाले ही हैं, बट स्टिल इनमें से एक को मैं चुन सकता हूं, और वो है ऑक्सीजन, क्योंकि एच अपनी उस +1 स्टेट पे है जो मोस्ट लाइकली चेंज नहीं होगा, बट ओ के लिए -1 उसकी कॉमन स्टेट नहीं है, इसलिए ओ लाइकली चेंज होगा। और इस कंपाउंड पर ऑक्साइड में वो -1 के हैं, और आपको पता है कि इसके दोनों तरफ इसके पास वैल्यूज अवेलेबल हैं। लोअर साइड पे ये -2 की तरफ भी जा सकता है, रिडक्शन होता, और उस जगह पे आप H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन रहा है ऐसा बोल सकते हैं। हायर साइड में इट्स नॉट नेसेसरी कि हमेशा फ्लोरीन आए ही आए, तो फ्लोरीन नहीं भी है तो भी एक पॉसिबल स्टेट हायर वाली और अवेलेबल है उसके पास, 0 की तरफ जाना। ये दो कॉमन प्रोडक्ट्स बनते हैं H2O2 के, या तो H2O2 प्रोडक्ट साइड में वाटर में कन्वर्ट होता दिख रहा होता है, या फिर O2 में कन्वर्ट होता दिख रहा है। उन रिएक्शन जिसमें वो वाटर बना रहा हो वो है ऑक्सीजन का खुद का रिडक्शन कंपाउंड, वहां का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला जाएगा। और जहां पे वो खुद -1 से 0 ऑक्सीडाइज हो रहा है उस जगह आप H2O2 को रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। तो एनी सच कंपाउंड जिसका कोई एलिमेंट इंटरमीडिएट स्टेट में है, बिटवीन मैक्सिमम मिनिमम है, H2O2 के दोनों चीजें अभी में कन्वर्ट हो रहा है, ये वाला पैटर्न दिखेगा आपको H2O2 में। H2O2 के -1 वाले -2 में कन्वर्ट होना, दिस इज रिडक्शन। तो H2O2 आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, डेफिनेशन भी यही है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद का रिडक्शन करता है। और PbS का सल्फर -2 से +6 अपना ऑक्सीडेशन कर रहा है, PbS इस रिएक्शन का रिड्यूसिंग एजेंट।
तीन चीजें चेक करनी है आप, एसिडिटी वाली बात, और एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट भी बने, मोनोबेसिक यानी बेसिसिटी 1 भी हो। ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ फॉस्फोरस -3 से +5 तक होती हैं। अभी हमने ये रूल पढ़ा ही है कि बिटवीन द रेंज वाला ही बोथ बन सकता है, कॉर्नर चाहे लोअर साइड का हो या अपर साइड का, कोने कोने वाले बोथ नहीं बनेंगे। तो +5 वाले ऑप्शन एक्ट एज बोथ नहीं हो सकते, एक्ट एज बोथ ये दोनों हो सकते हैं। तो H3PO3 दोनों तरफ जा सकता है, और H3PO2 भी जा सकता है, बट दिस इज मोनोबेसिक एज वेल। सारे कंडीशन फुलफिल H3PO2 में हो रहे हैं। क्लियर है? Next question. Which of the following oxides, which of the following oxides cannot act as reducing agent? Which of the following oxides cannot act as reducing agent? मिल जाएगा आराम से। रिड्यूसिंग एजेंट है के लिए सोचेंगे तो नॉट एजेंट बनने के लिए खुद का ऑक्सीडेशन होना जरूरी है। ये सब एक ही डिजाइन के ऑक्साइड हैं, सल्फर 4, नाइट्रोजन 4, क्लोरीन 4, कार्बन 4, लेकिन इसका +4 मैक्सिमम होने की वजह से यही आपका आंसर बन जाएगा। ये ऑक्सीडेशन अप टू 6 तक जा सकता है, ये अप टू 5 तक जा सकता है, ये अप टू 7 तक जा सकता है। इसमें कैन नॉट ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, therefore CO2 is not a reducing agent. तो कोई न्यूमेरिक एजेंट के क्वेश्चंस में नहीं बनती है, यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई देम। और स्ट्रॉन्गेस्ट वीकेस्ट ये सब बातें आएंगी, बट इलेक्ट्रो यहां आप सिर्फ आइडेंटिफिकेशन सीखते हैं।
1/1 हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर दोनों तरफ लिखेंगे तो एक ऑड मैन आउट रिएक्शन लगी दिखेगी अपने को। ये H2 हर बार 0 में है, और वाटर में भी HS+1, HCl में +1, अमोनिया में +1। तो इन तीनों रिएक्शन में तो हाइड्रोजन खुद ही 0 से +1 एजेंट को खुद का ऑक्सीडेशन नहीं करना होता। और थर्ड जो आपका आंसर है वहां मेटल हाइड्राइड की वजह से H2 0 से -1 खुद को रिड्यूस कर रहा है, देयरफॉर वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। डेफिनेशन भी यही है, औरों का ऑक्सीडेशन करना, तो औरों में जो उसके सामने है लाई उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर, यही हमारा प्राइमरी चीज है कैलकुलेशन पर्पस से, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी फैराडेज लॉज में यही चीज काम में आनी है। नाउ वैलेंसी फैक्टर कुछ कुछ वैसी ही चीज है जैसे आपने 2-3 क्वेश्चन करे थे जहां इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड पूछे गए थे। एक ऐसा एलिमेंट पकड़ते थे जो ऑक्सीडेशन कर रहा हो, उसके लॉस से एक आंसर, क्रॉस चेक करना चाहें तो गेन डाल लेते थे, और वो अगर मैच हो रहा होता था तो वो हमारा आंसर होता था। ये भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड का ही आंसर है, बट इसमें डिफरेंस ये है कि पिछले वाले जो क्वेश्चंस थे वो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड पूरी रिएक्शन का एक कॉमन आंसर पूछा जाता था कि ये पूरी रिएक्शन में कितने का ट्रांसफर हुआ है, और वो आपको गेन इक्वल टू लॉस हमेशा दिखेगा। वैलेंसी फैक्टर इज नॉट फॉर कंप्लीट रिएक्शन। वैलेंसी फैक्टर हर रिएक्टेंट प्रोडक्ट का अलग अलग होता है, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली वैलेंसी फैक्टर से ई निकालने होते हैं, एम बाय वैलेंसी फैक्टर से। एम हर सब्सटेंस का अलग है, तो वैलेंसी फैक्टर मुझे हर एक का अलग निकालना है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर निकालने के समय पूरी रिएक्शन पे ना ध्यान देकर एक कंपाउंड पे ध्यान देना है, और उसके एलिमेंट किसमें पे ध्यान देना है। द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस इज ये वैलेंसी फैक्टर अनबैलेंस्ड रिएक्शन में निकाला जाना ज्यादा आसान है, क्योंकि अनबैलेंस रिएक्शन में मैं स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं दूंगा। आपसे एरर होने का चांस ये है कि अगर कहीं 5 के MnO4 लिखा आया और आप 5 को भी इंक्लूड कर ले रहे हैं अपनी कैलकुलेशन में, तो वो क्वेश्चन वैलेंसी फैक्टर में गलत हो जाएगा। इसकी डेफिनेशन ही है कितने इलेक्ट्रॉन्स का इधर उधर हुआ बाय 1 मोल सब्सटेंस। 1 मोल के लिए कहानी, 1 मोल में अंदर नंबर ऑफ एटम किसके कितने हैं वो तो काम में आते हैं, एटोमिसिटी ऑफ दैट एलिमेंट तो यूज में आएगी, लेकिन बाहर का कोई कोफिशिएंट किसी रिएक्शन में सपोज लिखा आया 3K2Cr2O7, तो बाहर के 3 का कोई काम नहीं है, पर क्रोमियम चेंज हो रहा है तो इनटू 2 अभी भी गिना जाएगा, क्योंकि इवन फॉर 1 मोल उसमें डाइक्रोमेट में 2 क्रोमियम आपको दिखते हैं। ठीक है, देखिएगा आधा हमें आता है, थोड़ा बहुत नया चीजें समझनी है। लिखिएगा, डेफिनेशन है it is the net number of NET net, it is the net number of moles of electrons, it is the net number of moles of electrons transferred by 1 mole of a substance. It is the net number of moles of electrons transferred by 1 mole of substance in a redox reaction. It is the transferred by 1 mole of a substance in a redox reaction. It is mostly a positive integer. It is mostly a positive integer. ब्रैकेट में लिख दें, may be fractional in some cases. May be fractional in some cases.
2 नंबर तो कंफर्म है नहीं लाने में, माइनस का कुछ नहीं लाना है और 0 नहीं लाना है। अल्टीमेटली आपको ई के फॉर्मूले में m बाय समथिंग पुट करना है, तो m बाय 0 का भी कुछ सेंस नहीं हुआ, इन्फिनिटी आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट आपका। आपको रेडॉक्स रिएक्शन है, अगर आप नॉन रेडॉक्स रिएक्शन में निकालने लगे वैलेंसी फैक्टर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से तो ऑब्वियसली 0 आएगा, क्योंकि नॉन रेडॉक्स में कोई चेंज हो ही नहीं रहा, तो 2 वाला 2 ही रह गया, नो लॉस नो गेन, 3 वाला 3 ही रह गया, नो लॉस नो गेन। बट इफ द रिएक्शन इज रेडॉक्स, वहां कुछ ना कुछ कम ज्यादा हुआ है, तो वहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का आंसर 0 तो नहीं आ सकता। नेट वर्ड की वजह से हमने बोला नेगेटिव में भी नहीं आएगा। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जो आसान है, तो उसमें ए वाला 5 से 2 में गया, आपने बोला 3 का ट्रांसफर, यही इसका वैलेंसी फैक्टर है। हल्की सी मेहनत तब बढ़ जाएगी जब मैंने कहा नहीं ए बी का जो बी है वो भी किसी और स्टेट में चेंज हुआ है, तो आप ए का हिसाब अलग लगाओगे, बी का हिसाब अलग लगाओगे। अगर वो दोनों ने गेन गेन ही किया तो गेन ऐड हो जाएंगे, दोनों ने लॉस लॉस किया वो भी ऐड हो जाएंगे, लेकिन एक ने गेन एक ने लॉस किया तो वो काटा पीटी होगी, और जो नेट बचेगा, नेट वर्ड का मतलब वही है डिफरेंस, और वो आपका पॉजिटिव में ही आएगा। क्योंकि अगर आपने ए ने 5 लॉस किया, बी ने 4 गेन किया, तो भी आप आंसर वैलेंसी फैक्टर नेट में 1, 5 गेन था 4 लॉस था, तो भी वैलेंसी फैक्टर 1 ही बोल रहे होते। मे बी फ्रैक्शनल इन सम केसेस, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कोई कोई रिएक्शन ऐसी होगी जिनमें ऐसा कुछ हो रहा होगा कि 3A वो 8 का इधर उधर कर रहे हैं, तो 3A मिलके 8 का कर रहे हैं, वहां तक तो इंडियर दिखेगा, पर क्योंकि डेफिनेशन इज फॉर 1 मोल, तो वो 1 की डिवाइड में कभी कभी फ्रैक्शनल वाला वैलेंसी फैक्टर आ सकता है। ये वो तीनों फॉर्मूले हैं जो हम ऑलरेडी यूज करते आए हैं। तीन तो न्यूमेरिकल यूजेस हो गए। इक्विवेलेंट मास पूछा जाना, मोलर मास डिवाइड नॉर्मेलिटी इज मोलैरिटी इनटू वीएफ, ये भी हम यूज करते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर, ये भी यूज करते हैं। एडिशनल एक यूज ये है कि मैं मोस्टली जो टेक्स्ट बुक्स में बैलेंसिंग के मेथड लिखे होते हैं उनको 2 नाम से दिया जाता है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड ऑफ बैलेंसिंग, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड ऑफ बैलेंसिंग। मैं उन दोनों में से कोई सा भी नहीं सिखाऊंगा, मैं वैलेंसी फैक्टर के थ्रू बैलेंस करना सबसे आसान है, 2 लाइन 3 लाइन में बैलेंसिंग हो जाती है। और उसका तरीका पहले भी मैं एक बार बता चुका हूं कि एक कंपाउंड पकड़ो, उसका लॉस गेन निकालो, दूसरा कंपाउंड पकड़ो, उसका गेन लॉस निकालो, अनबैलेंस में वो पे बराबर पहुंचाने के लिए मल्टीप्लाई किससे कितना करना है, अपने आप ही आपको बैलेंसिंग फील आ जाएगा। हमें सिर्फ वैलेंसी फैक्टर नंबर निकाल रहे हैं, प्रैक्टिकली क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखा आएगा कभी भी फाइंड द वैलेंसी फैक्टर ऑफ, वो कोई ना कोई ऐसी और चीज होगी जहां वैलेंसी फैक्टर पुट होना रहा होगा। आपके वैलेंसी फैक्टर ढूंढना बहुत आसान होगा, और स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट काम में नहीं लेना है, ये वाली बात कैलकुलेशन के समय और दिखेगी।
पहला जो सबसे आसान सिनेरियो है वो ये है कि मैं जिस कंपाउंड का वैलेंसी फैक्टर पूछूं उसमें एलिमेंट खूब सारे भी हों तो भी चेंज कोई एक ही हो रहा हो। जब भी किसी कंपाउंड का एक ही बंदा चेंज हो रहा है तो वो वर्बली मन में ही आपका हिसाब किताब जुड़ जाएगा। तो अगर मैं KMnO4 कन्वर्ट्स टू MnSO4 लिख रहा हूं तो आपको ये दिमाग नहीं लगाना सर S कहां से आ गया उधर तो S है ही नहीं, K कहां गया इधर तो K आया ही नहीं। उसको जितना बताना था उसने आधा अधूरा बता दिया, आ रही होगी। तो अगर मुझे MN दोनों तरफ दिख रहा है इसका मतलब है अंडरस्टूड मानना है, मुझे MN के चेंज पे फोकस करना है। तो यहां का MN +7 है, यहां का MN +2 है। आपको सिर्फ एक काम करना है, जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में सिखाया था, एक बार चेंज गिनना है, उसमें नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करना है। तो वैलेंसी फैक्टर के नाम पे मैंने चेंज बोला, 7 से 2 जा रहे हैं, +7 से +2 जा रहे हैं, दिस इज योर चेंज। मल्टीप्लाई बाय जितने MN चेंज होने हैं, इसमें बाहर के कोएफिशिएंट MN है तो इंटू 1 MN एटम है जो चेंज हुआ है। अब ये गेन का आया या लॉस का, इससे भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा आंसर जो आया 5 वो सफिशिएंट है। फिलहाल ये गेन का 5 है, आप इसे M/5 आंसर निकालने में यूज कर रहे होते हैं। दूसरे सिनेरियो में मैंने क्रोमियम के इधर उधर K2Cr2O7 में क्रोमियम +6 लिखते, इधर +3 लिखते, अपने वैलेंसी फैक्टर फिर से चेंज पड़ा 6 से 3। पिछली बार जो चेंज था वही आंसर था, इस बार वो चेंज खुद आंसर नहीं है क्योंकि इंटू 2 क्रोमियम एटम चेंज करेंगे, ऐसा इंटू 2 आप और करोगे। तो ये 6 आपका वैलेंसी फैक्टर बोला जाता है। मॉड्यूल में आप क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चन जिनमें ई पूछा है उसमें ई का आंसर नंबर तक निकालना है, अदरवाइज चारों ऑप्शन मोलर मास बाय 2/8/4 ऐसे ही लिखे हुए हैं। तो ऊपर मोलर मास पुट भी नहीं करना आपको, बस नीचे सही नंबर डिवाइड में क्या आना था वो देखना है। और अगर कहीं नंबर में ही निकालना है तो टोटलिंग करके उसका मोलर मास पुट कर दीजिए, डिवाइड बाय 258 जो भी है वो आंसर आ जाएगा। क्रोमियम का नहीं, पूरे कंपाउंड का है वैलेंसी फैक्टर। ये किसका निकाला है आपने? पूरे कंपाउंड का निकला है। मोलर मास यहां ऑफ KMnO4 पूरा रखा जाएगा। चेंज होने की मेहनत किसी एक एलिमेंट की है, वैलेंसी फैक्टर पूरे कंपाउंड का निकाला जा रहा है। लॉजिक यही है कि आसानी से क्यों निकल पा रहा है कि उस कंपाउंड में 2 लोग 3 लोग 4 लोग हो सकते हैं, बट चेंज एक ही हो रहा है। बाकी सबका हिसाब लिखने में नो लॉस नो गेन, नो लॉस नो गेन ये लिखने में आया। ये ऐसी सिचुएशन है, मान लीजिए किसी की फैमिली है, हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे, और हाउस वाइफ है, बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, हस्बैंड अर्निंग मेंबर है, तो फैमिली इनकम इक्वल टू हस्बैंड की इनकम। तो वैसे ही लॉजिक है, एक कंपाउंड में कितने लोग हैं, उसमें से काम के कौन से हैं चेंज होने वाले, काम के कौन से हैं चेंज होने वाले। तो अगर KMnO4 में और भी ज्यादा एलिमेंट चेंज हो रहे होते तो सॉल्विंग और टिपिकल हो जाती। वर्बली इजीली होने वाली कैलकुलेशन कौन सी होगी, जहां कोई एक एक बंदा ही चेंज हो रहा है। पहले एग्जांपल वही वाले दिखा रहे हैं, HNO3 का N +5 है, उधर +2 में है, वैलेंसी फैक्टर 3 का है, चेंज इनटू एक N है जो चेंज हुआ।
एक चीज तो ये ध्यान रखनी है कि 1 मोल के लिए निकाले जाने की वजह से वैलेंसी फैक्टर में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अगर किसी प्रोसेस में दिया भी है तो उसको आपको यूज नहीं करना है। वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम वो ऐसे हाफ चेंजेस ही देगा, अनबैलेंस्ड ही देगा, उस समय पे आपको कोफिशिएंट वैसे ही लिखा नहीं आ रहा होगा। बट इवन इफ लिखा है तो उस कोफिशिएंट का यूज नहीं है। डू नॉट यूज वैलेंसी फैक्टर या ई, ये केवल रिएक्टेंट साइड का ही निकलना जरूरी नहीं है। इन सम केसेस में प्रोडक्ट का ई भी पूछ सकता हूं। तो प्रोडक्ट बैठा है उसके लिए हाउ टू सॉल्व वैलेंसी फैक्टर, आपको बस अपना सोर्स और डेस्टिनेशन अल्टा पल्टी मार देने हैं कि इधर से इधर नहीं गए, उधर से इधर आए। तो रिवर्स मन में पढ़ दीजिए उस चेंज को, बजाय 7 से 2 गए थे 2 से 7 आए हैं, ऐसा पढ़ना है। तो चेंज में तो 7 से 2 भी 5 ही रहता, 2 से 7 भी 5 ही रहेगा। बट देयर विल बी वन मोर डिफरेंस, जब आप इधर वाले का वैलेंसी फैक्टर निकालोगे तो कितने से मल्टीप्लाई होना है वो ये तय करेगा, लेकिन उधर से लौटोगे तो नंबर तय करेगा। जैसे इसमें तो इधर से भी एक ही एमएन गया, उधर से भी एक ही एमएन लौटेगा। इसमें इधर से भी 2 क्रोमियम जा रहे हैं, उधर से भी 2 ही क्रोमियम है। बट अगर इधर उधर मिसमैच है नंबर में तो जिस समय जिसका निकल रहा है उसके नंबर ऑफ एटम से मतलब है। I2 की तरफ से जाएंगे तो चेंज इनटू 2 करके गिना जाएगा, उधर से लौटेंगे तो चेंज इनटू 1 के हिसाब से ही काउंट होगा। तो I2 के लिए बात होगी तो 0 से 5 2 टाइम्स गिना जाता, वैलेंसी फैक्टर 10 बोल रहे होते। लेकिन HiO3 के लिए चेंज तो उल्टा पढ़ेंगे, बट इनटू 1, एक ही आई है HiO3 में, उधर से वैलेंसी फैक्टर 5 ही गिना जाएगा। अब ये वाले एग्जाम्पल ऐसे हैं जिनमें एक से ज्यादा एलिमेंट ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज दिखा रहे हैं और आपको 1 बाय 1 हर एलिमेंट का कैलकुलेशन अलग अलग देखना है, फिर पूरा कंपाउंड मिला के क्या कर रहा है वो देखना है। FeC2O4 कैसे इसमें इनिशियल स्टेट पता लगाऊं? पहले तो अगर आप इसको सिंगल एक साथ लिखा रहने दोगे तो वह Fe कार्बन 2 अननोन ही रह जाएंगे। तो आप पहले से आयंस में तोड़ते, Fe+2 और C2O4 -2 बनता। ये है Fe+2 और C2O4 -2, फेरस ऑक्जेलेट है ये, ऑक्जेलिक एसिड का। इसमें Fe तो +2 का है और इस आयन की इक्वेशन बनाओगे आप 2x-8 चार्ज के बराबर, तो ये कार्बन +3 में आएगा। अब इजी से मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल पे आ रहे हैं आप। तो पहली चीज तो इसमें इनिशियल स्टेट ढूंढे गए। अब Fe 2 से 3 चेंज हो रहा है, दिख गया, इस पे ध्यान देना पड़ेगा। CO2 के कार्बन +4 में है, यानी कार्बन भी चेंज हुआ है, उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। अब ये
एक बार में लमसम पूरा आंसर नहीं आया, एक अलग लगाओ, फिर देखो कि वो ऐड होना है या कटना है आपस में। एफई के लिए हिसाब जोड़ेंगे, कहां से कहां गया, कितनी बार, 2 से 3 गया, एक ही बार, एक एफई जाना है इधर से, 2 से 3 इंटू 1 टाइम। अब जब भी एक से ज्यादा बंदे चेंज होते दिखे तो थोड़ा सावधानी से गेन या लॉस लिखिएगा। गेन लॉस उल्टा लिखने में आ गया तो ऐड होने की जगह सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट की जगह ऐड हो जाएगा। तो ये 2 से 3 तो ऑक्सीडेशन है, यहां जो भी होना है वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, कितना, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस, एक का अंतर है, इंटू 1 के बाद भी एक जाने में एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है। एफई का खाता खत्म। अब कार्बन पे आ जाइए, तो चेंज इनटू कितने एटम चेंज हुए, चेंज हुए 3 से 4 में, और 2 एटम चेंज हुए 3 से 4 इंटू 2 टाइम्स। ये भी ऑक्सीडेशन है और 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस आएगा, एक का अंतर इंटू 2 के बाद 2, और ऑक्सीडेशन है तो ये भी लॉस है। मुझे नेट वर्ड की जरूरत, ऐड के अपने आप दिख जाएगा। दोनों बंदे लॉस ही करेंगे तो भी ऐड, दोनों बंदे गेन करेंगे तो भी ऐड ही होगा, और लॉस गेन मिक्स आ रहा होगा तो काटा पीटी करके जो बचा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो वैलेंसी फैक्टर 3 बोलने में आता, इस कंपाउंड का वैलेंसी फैक्टर 3 है। ये सारे एक ही पैटर्न वाले हैं। अब ऐसा नहीं सोचना है कि सर आपने तो कहा था गेन और लॉस तो दोनों ही होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, तो केवल लॉस ही लॉस कैसे होके रह गया। वहां कुछ और जिसके बारे में दिया वो इंफॉर्मेशन ये है, इसमें कोई और रिएक्टेंट रहा होगा साइड में जिसने फाइनल बैलेंस रिएक्शन में लॉस का उल्टा गेन दिखाया होगा। Cu2s कौन कितने का, कॉपर +1 और S -2 में है। अब उधर कॉपर 2 में जा रहा है, दिख रहा है, चेंज गिनना पड़ेगा, और SO2 का टोटल 0 पे, सल्फर +4 में है, यानी ये भी चेंज हुआ, इसको भी गिनना पड़ेगा। बोलिए, कॉपर में 1 से 2 गए, 2 बार गए, 1 से 2 जा रहा है कॉपर, और 2 एटम है इसके अंदर, 2 इलेक्ट्रॉन, सल्फर -2 से +4 इंटू एक ही सल्फर है जो गया, ये है 6 का लॉस। 2 + 6 8। अगेन क्योंकि ये दोनों लॉसेज हैं, ये एड अप हो जाएंगे, टोटल उस लॉस को आप कंपाउंड का वैलेंसी फैक्टर बोलेंगे। वैलेंसी फैक्टर पूरे कंपाउंड का बताया जाना है, क्योंकि जब आप ई निकालेंगे m बाय वैलेंसी फैक्टर से, तो m भी उस पूरे कंपाउंड का लिख। एलिमेंट ऐसे वाले हैं जिसमें मोस्ट कंपाउंड नो चेंज है, कोई एक ही बदल रहा है, वो ज्यादा इजीली सॉल्व हो जाएगा। कोई कोई कंपाउंड ऐसे होंगे जिसके मोर देन वन एलिमेंट चेंज हो रहे हैं, तो बारी बारी दोनों के चेंजेस गिन लो और गेन लॉस कंबाइन करते हुए आंसर देना है। कितने पे कौन है, +1 कॉपर, -3 फॉस्फोरस, यही है ना। यहाँ क्रिस क्रॉस रूल के हिसाब से भी कॉपर की नॉन जीरो 2 ही स्टेट पॉसिबल है, +1 +2, तो इसको +2 वाले गिनूंगा तो वो -6 का आएगा, -6 फॉस्फोरस में होता ही नहीं है, तो आपको इस स्टेट वाले Cu और P मिलते हैं। कॉपर बदल रहा है, PO4 3- में, P+5 में आएगा, फिर दोनों लोग बदल रहे हैं तो दोनों का हिसाब लगा लें। Cu 1 से 2 जा रहा है,
पर 3 बार 3 एटम चेंज हुए, ये है ऑक्सीडेशन। एक का अंतर इंटू 3 के बाद 3 ऑक्सीडेशन है तो लॉस। पी में -3 से गए 5, एक ही बार 1 पी चेंज हो रहा है। 1 -1 प्लस में जाए तो ऐसे 5 को 2 गिन दिया, -3 से पहले 0 आएगा, फिर 5 आगे, 8 का लॉस ये भी है। m अपॉन समथिंग फॉर्म में आंसर छोड़ना है, टोटलिंग करके m पुट नहीं करना है। m/4, m/1, m/8 क्या आएगा आंसर? 2 आंसर निकालने हैं। फॉर FeS2 जो रिएक्टेंट है उसका ही क्या आना है, और O2 जो दूसरा रिएक्टेंट है वो क्या आना है। हाँ, ये एक अच्छी कि Cu3P वाले कंपाउंड में वो वाला फंडा नहीं चल पा रहा कि स्टैंडर्ड वाले पुट करे, 0 करा तो दूसरा आ गया, क्योंकि ये दोनों स्टैंडर्ड लिस्ट के नहीं है। तो फिर Cu3P में कैसे ढूंढा गया होगा, उसमें वही रूल काम में आ रहा है कि वैलेंसिया स्टेट क्रिस क्रॉस एक दूसरे के नीचे लिखे होते हैं। तो P वाला आप 3 वाली वैल्यू का मान रहे हैं और Cu वाला 1 वैल्यू का मान रहे हैं। अब Cu में तो माइनस का हो नहीं सकता, तो Cu 1 प्लस वाला रहा होगा। टोटल 0 के लिए P 3 रहा होगा, बट माइनस का रहा होगा। ये टोटल 0 करके नहीं लाए हो आप, क्रिस क्रॉस रूल के हिसाब से लाए। क्या बड़ा अंतर है इस क्वेश्चन में जिसपे मुझे ध्यान देना जरूरी है? सबसे पहली चीज तो है 4, 11, 2, 8 ये दिए तो हैं पर काम में नहीं लेने। मेरे को स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट यूज नहीं करना, ये ध्यान रखना है। मुझे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट काम में नहीं लेना है। दूसरी चीज है इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट लिखने में ही प्रोबेबली कुछ एरर हो जाएगा। ऐसे कंपाउंड देख रखे हैं मोस्टली जिनके सल्फर सल्फाइड फॉर्म में यानी -2 में होते हैं, ये आपको एक स्पेशल कैटेगरी में लिखवाया गया है, मेटल डाई सल्फाइड। अगर आपने यहाँ S-2 रख दिए तो वो भी गलत है और Fe भी गलत ही आ जाएगा। ये Fe+2 के हैं और S-1 के हैं। ये एक पहली चीज है जो ध्यान रखनी है। बाकी सब आराम से रख पाओगे आप। O2 फ्री स्टेट 0 है, ये Fe+3 है, O सभी जगह -2 है और ये S+। तो FeS2 में हल्की सी मेहनत ज्यादा है क्योंकि उसका फेरस टू फेरिक भी चेंज हो रहा है और सल्फर भी चेंज हो रहा है, कुछ इसी तरह से 2 बार देखना है। O2 में कोई दिक्कत नहीं आएगी, एक ही चेंज उसके लिए गिनना है। FeS2 के केस में बोलिए Fe का क्या है, S का क्या है? बाहर के 4 को तो ध्यान रखनी है। Fe 2 से 3 गया इंटू 1, 1 क्यों है, 2 क्यों नहीं कि सर इसमें तो 2 है ना। उधर से लौटते तो उसके 2 की बात हो रही होती। यहां से कितनी सवारी बैठ के गई है टेम्पो में? एक ही सवारी गई है। एक Fe गया 2 से 3, दैट इज 1 लॉस। और S -1 से 4 इंटू FeS2 में 2 S हैं जो चेंज हुए हैं। ये है 5 का अंतर इंटू 2 10, ये लॉसेज ऐड हो गए, वैलेंसी फैक्टर 11 और M/8
11 आप इसके लिए आंसर बोलेंगे। O2 अकेले में ही ध्यान देना है बस, और वो है 0 से -2 में जा रहा है, और O2 में 2 है, बाहर का 11 नहीं भी गिनेंगे तो एटॉमिसिटी तो गिननी है, तो जो 4 गेन है यही उसका m/4 में 99.99% ऐसा कोई कंपाउंड निकाल रहे हैं, और आपको O उधर के हर कंपाउंड में आता दिखा, इधर भी आ रहा था, इधर भी आ रहा था, तो आपको चेंज निकालने में दिक्कत ना हो उसके लिए उधर वो कई जगह पे भी आ रहा होगा, तो सारी फाइनल स्टेट सेम में ही आ रहा होगा। तो 0 से यहां वाला -2 गिना सर कि यहां से यहां वाला -2 गिना, डजेंट मैटर, क्योंकि वो 0 से -2 में गया है इन एवरी प्रोडक्ट। इन वेरी 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 रेयर पॉसिबिलिटी अगर O2 0 से उधर पर एक -2 वाला भी होता और एक -1 वाला भी होता, सपोज कोई पेरोक्साइड भी O2 को 0 से -2 भेजूं कि -1 भेजूं, ये तो हिसाब बैठ ही नहीं रहा। अगर कभी भी जिसका वैलेंसी फैक्टर आप निकालना चाह रहे हो उसका एलिमेंट उधर कई जगह बढ़ जाए, मल्टीपल कंपाउंड्स में दिखे, तो आप उसका वैलेंसी फैक्टर डायरेक्ट निकालो ही मत, आप उसका वैलेंसी फैक्टर डायरेक्ट निकालो ही मत। मान लीजिए मैंने बोला O2 यहां -2 में भी है, यहां -1 में है, ऐसा मान लो, तो आप हिसाब जोड़ ही नहीं पाओगे कि O2 को 0 से -2 भेजना है कि -1 भेजना है, कि एक को इधर भेज दूं एक को इधर भेज दूं, जो भी कर। तो उसकी दूसरी ट्रिक क्या है, आप उस वाले को छोड़ ही दो सीधे कि मैं उसके लिए तो हिसाब लगाऊंगा ही नहीं, मैं उसका। और मैंने कहा O2 अगर कई जगह बट रहा होते ऑक्सीजन, तो आप O2 पे एक बार को ध्यान मत दो, आंसर आपको O2 का ही निकालना है, बट आप O2 पे ध्यान मत दो। आप किसको पकड़ो, FeS2 जो उसके सामने बैठा है, उसका वैलेंसी फैक्टर निकाल लो एक बार। उसका वैलेंसी फैक्टर निकालने के बाद डेफिनेशन याद करो कि वैलेंसी फैक्टर क्या था, इट वाज इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड पर मोल। अब लंबे तरीके से घूम के आप O2 के आंसर पे पहुंचते तब जब मल्टीपल स्टेट की बात होती, आप पहले 11 आंसर निकालते और फिर बैलेंस रिएक्शन में कोफिशिएंट जो दे रखा है उससे और मल्टीप्लाई मारते, और फिर क्या बोलते, एक FeS2 11 का लॉस गेन करता का गेन लॉस कर रहे होंगे, तो 4 FeS2 का टोटल हिसाब किताब 44 पे आया, और अब O2 को हाथ लगाए बिना ही O2 का आंसर गैस कर लेते। आप क्या करते आप कि रिएक्शन में तो 2 ही लोग हैं, अगर 4 FeS2 ने 44 का लॉस किया है तो सामने बैठे 11 O2 को 44 का गेन करना पड़ा होगा, और यूनिटरी मेथड से ही आंसर आ जाएगा। क्या बोलोगे फिर आप, 11 O2 मिलके 44 गेन कर रहे हैं, तो एक O2 उसी आंसर पे तब भी पहुंच जाओगे। तो अगर वेरी रेयर पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूं मैं, ऐसा कोई कंपाउंड हो एलिमेंट उधर कई जगह बढ़ जाए और आपको उलझन हो रही हो कि ये तो सर बहुत सारी जगह अलग अलग स्टेट्स में चला गया, तो मैं इसका गेन लॉस ठीक से पकड़ नहीं पा रहा, तो डायरेक्टली उसका निकालो ही मत। क्या करिए, दूसरे वाले का निकालिए, बट उस समय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी काम में लेके कहां पहुंच जाइए, एक स्टेज आगे, बजाय पर मोल के गेन लॉस की बजाय टोटल गेन लॉस पे पहुंच जाओ, और एक का गेन लॉस दूसरे का गेन लॉस टोटल बराबर टोटल होने के बाद वहां स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से फिर से एक बार डिवाइड करके उसके एक मोल का आंसर आ जाता। ठीक है, फिलहाल तो आराम से आ ही रहा है। लिखिएगा, एक और क्वेश्चन बोल रहा हूं। या उस क्वेश्चन से पहले मैं एक नोट लिखा रहा हूं, क्या कंसेप्ट है वो समझिएगा। अभी तक के जो भी क्वेश्चंस हुए उनमें एक से ज्यादा एलिमेंट अगर चेंज हो भी रहे तो वो सेम ही तरह का लॉस ऐड हो गया, एक का लॉस दूसरे का लॉस ऐड हो गया। एज्यूम करिए कि यहां Fe तो कर रहा हो 1 लॉस, S कर रहा होता 10 गेन, तो नेट वर्ड डेफिनेशन में हमने ये लिखा है कि अपोजिट तरीके की चीजें हैं तो काटा पीटी का, तो आप 9 जो बचता उसको आंसर दे रहे होते। अब मेरा नोट इस बारे में है कि अगर कभी सॉल्व करने पे मैंने ऐसा पाया कि मेरा एक कंपाउंड था जिसमें A का हिसाब जोड़ा जब मैंने, तो वो 2 का लॉस कर रहा था,
लेकिन बी का हिसाब करने पे वो 2 का ही गेन कर रहा था। तो अनइक्वल लॉस गेन में तो काटापीटी आराम से होके मेरा नॉन जीरो आंसर आ रहा है, बट इक्वल लॉस एंड गेन पे ऐड तो उन्हें कर नहीं सकता, काटापीटी होने पे जीरो हो जा रहा है, नहीं बोलना चाह रहा। तो फिर मुझे क्या करना होता है, मुझे अगर इक्वल लॉस एंड गेन है तो वो नंबर एक बार उठा लेना है, वही आपका वैलेंसी फैक्टर है। ना जीरो मेरा आंसर है ना 4, क्या आंसर है 2। अब ऐसा कहां हो रहा होगा वो भी क्लियर बता दे रहा हूं मैं। आपने टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन में एक रिएक्शन लिखी है इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स। क्या होती है इंट्रामोलिकुलर? एक ही कंपाउंड के डिफरेंट एलिमेंट्स चेंज होना। तो अगर रिएक्शन कभी ऐसी होगी ए बी प्लस पी क्यू और ए एक काम कर रहा हो, पी एक काम कर रहा हो, तो इंटरमोलिकुलर वाले में तो काम बटे रहेंगे, जीरो नहीं आएगा। पी वाले का अलग से जीरो नहीं आएगा क्योंकि वहां काम ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है। FeS2 के केवल लॉस लॉस कर रहे हैं, O2 वाले केवल गेन गेन कर रहे हैं, तो वहां काम बटा हुआ है। लेकिन अगर मेरी रिएक्शन ही ऐसी है तो ये तो इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स है ना। अब इंट्रामोलिकुलर में तो उधर काम साझा करने के लिए कोई और बंदा है ही नहीं, तो वहां तो सारे काम ए बी के अंदर ही होते दिखेंगे ना। तब आपको ए जो काम करता दिखेगा, बी उसका उल्टा ही करता दिखेगा, क्योंकि इंट्रामोलिकुलर में और कोई तो है ही नहीं ना। तो ए और बी ने और किसी के साथ गेन लॉस नहीं करा है, ए और बी ने एक दूसरे के साथ ही गेन लॉस किया है। पर आपने जो अरिथमेटिक सीखी है उसके हिसाब से आपको तो 2 बार एंट्री लिखी हुई दिखेगी ना। तो आपको केवल क्या करना है, केवल ये फील करना है कि ये दो दो 2 नहीं है, ये एक ही 2 है जो ए ने घुमा के बी को लौटा दिया या बी ने घुमा के ए को लौटा दिया, और 1 टाइम उस चेंज को गिन लेना, दैट इज योर वैलेंसी फैक्टर। यानी जीरो कभी भी बोलना नहीं है। जीरो की संभावना कहां बन सकती है, एक कंपाउंड के 2 एलिमेंट इक्वल लॉस गेन करते दिखे, तब मेरा सही वैलेंसी फैक्टर का आंसर क्या है, कोई भी एक गेन लॉस पकड़ लीजिए, वही आपका आंसर कहलाएगा। अरे बात समझ में? लिखिए नोट डाल के, if valency factor of a compound, if valency factor of a compound, if valency factor of a compound comes out to be if valency factor of a compound comes out to be 0 due to equal loss comma gain of electrons, due to equal loss comma gain of electrons, then only one-sided change, is considered, as valency factor of compound. Then only one-sided change is considered as valency factor of compound. जैसे ये मैंने एक रिएक्शन लिखी, अब ये रिएक्टेंट साइड से अगर आप देखोगे तो V0 वाला है, O2 0 वाला है, इधर ये +5 -2 है। ये LHS to RHS जाने में मॉलिक्यूलर है, ये 0 से 5 अलग कर रहा है, ये 0 से -2 अलग कर रहा है, तो इधर से तो ये इंटरमॉलिक्यूलर है। तो अगर मैंने बोला V का वैलेंसी फैक्टर बताएं, तो आप 0 से उसे 5 भेजेंगे, बाहर के 4 को काम में नहीं लिया गया होगा, 5 उसका वैलेंसी फैक्टर होता। O2 के केस में 0 से -2 जा रहे होते, बाहर का 5 नहीं भी गिनते तो अंदर का 2 तो गिनते, उस 4 गेन को उसका वैलेंसी फैक्टर कहा गया होता। अब इमेजिन करिए, ओरिजिनली अगर ये रिएक्शन फिल इन द ब्लैंक्स के साथ आई थी, मैं आगे का टॉपिक यही दिखा दे रहा हूं आपको, हाउ टू बैलेंस द रिएक्शंस। तो आपने V का हिसाब 5 लॉस लगाया होता, O2 का हिसाब 4 गेन लगाया होता, ये मिसमैच है, अल्टीमेटली इसे बराबर होना है। तो LCM नंबर 20 पे पहुंचाने के लिए
इसे इंटू 4 किया गया होता, वही 4 उसके बाजू में दिख रहा है, इसमें इंटू 5 हुआ होगा, वही 5 यहां दिख रहा है। जब आप एक साइड के कोफिशिएंट ढूंढ लोगे तो तुक्केबाजी से दूसरी तरफ का तो अपने आप ही समझ जाओगे कि अगर यहाँ 4 लिखा है तो यहाँ 2 लिखना जरूरी है, तभी 4। आपका लॉस गेन जैसी आप एलसीएम में बराबर करते हो, एक साइड के कुछ कुछ कोफिशिएंट आपको मिल जाएंगे और उनको देखकर आप खुद से ही लिख पाया करते हो। अब बात करते हैं वो जो नोट लिखा, 0 की पॉसिबिलिटी। अब उधर से ये रिएक्शन क्या इंट्रामोलिकुलर है? उधर से है, क्योंकि उधर एक ही तो बंदा है V2O5 और चेंज अभी भी दोनों एलिमेंट हो रहे हैं, तो दो डिफरेंट एलिमेंट ऑफ द सेम कंपाउंड चेंज हो रहे हैं। तो वैलेंसी फैक्टर ऑफ V2O5 निकाला। पहले नॉर्मल मेथड से चले, मैंने कहा V क्या कर रहा है, रिटर्न गिनना है अपने को, 5 से 0 लौट रहा है ऐसा बोलेंगे, 5 से 0 इंटू बाहर के 2 से मतलब नहीं है पर अंदर के 2 से है। ये 10 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन में गेन हो रहा है। ओ का आप बताएं। -2 से 0, और इसमें 5 ऑक्सीजन है, ये डिफरेंस ऑफ 2 इंटू 5 ऑक्सीडेशन है, तो ये है 10 लॉस। अपना नोट पढ़ लीजिए। तो यही अपने लॉस बराबर आने से 0 आने के सिचुएशन लगे तो हमें 0 नहीं बोलकर वन साइडेड गेन लॉस जिस नंबर पे बराबर है उस 10 को अपना आंसर बोलना है। और वर्बली मेरा प्रूफ सुन लीजिए कि ये 10 लॉजिकली क्यों सही है। ऐसे कैसे जरा अचानक से आपने वन साइडेड बोल दिया, तो वो रिएक्शन अभी अपन ने बोला था, ये 5 और 4 मिसमैच है, तो इंटू 4 इंटू 5 के बाद ये 20 पे बैलेंस हुआ था। अब वो 20 एक ऐसा आंसर है जो पूरी रिएक्शन के लिए कंबाइन हुआ है। एवरी बंदा इस रिएक्शन में जो है वो 20 के ट्रांसफर में ही शामिल है। तो इसके लिए 20 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इसके लिए भी 20 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, और इधर वाले के लिए भी 20 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ही है। अब सिंपल मोल कंसेप्ट लगाइए, अगर बैलेंस रिएक्शन में इसके 2 मोल दिख रहे हैं तो आप बोलते 2 मोल V2O5 20 इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के साथ इन्वॉल्व है। 2 मोल के लिए 20, तो पर मोल के लिए 20/2, वही 10 ही आंसर वैसे भी आ रहा है। अरे बात समझ में? तो आपकी सॉल्विंग में उस समय वो नंबर 10 10 6 6 4 4 2 बार दिखेगा, लेकिन एक ही नंबर है, क्योंकि उसी एलिमेंट में ही, उसी कंपाउंड में ही वो एक से घूम के दूसरे में आ गया। इस तरीके से और इमेजिनेशन कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने किसी जगह कोई वेयर हाउस बना हुआ है और वेयर हाउस का जो गेट है वहां पे एक गार्ड बैठा हुआ है जिसको ट्रक के इन और आउट जाने की एंट्री करनी होती है, कि एग्जिट के समय पे भी आपने ट्रक नंबर लिख दिया, एग्जिट, इनकमिंग जब आ रहा है तो भी लिख दिया। अब मान लीजिए एक ट्रक निकला 10 बजे, उसने आउट लिख दिया एक ट्रक का, उस ट्रक को थोड़ी दूर मोड़ पे जाते याद आया कि अरे मेरे को तो 2 चीजें लेके जानी थी ट्रक में, एक तो लोड होना ही रह गया, वो मोड़ से घुमा के अंदर जाना है, तो गार्ड ने तो फिर एंट्री कर दी ना उसकी, तो गार्ड के रजिस्टर में 2 बार एंट्री दिखेगी, ट्रक तो वो एक ही है। तो आपके ए बी कंपाउंड में वो गेन लॉस एक ही बार हुआ है। आपके अलग अलग एलिमेंट को बारी बारी सॉल्व करने के चक्कर में आपको वो दिख 2 बार रहा है, आपको उसको जस्ट वन टाइम काउंट कर लेना है, वही आपका आंसर है। क्योंकि उस समय इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स का मतलब ये बाकी एलिमेंट पार्टिसिपेट नहीं कर रहे ऑक्सीडेशन रिडक्शन में, तो 2 लोगों में आपस में ही वो गेन लॉस मैच होता दिखेगा ऑफ द सेम कंपाउंड। एक बंदा जो कर रहा होगा दूसरा उसका उल्टा दिख रहा होगा। अपने को ये भी ध्यान नहीं रखना कि सर इंट्रामोलिकुलर नॉर्मल मेथड से चलते जाओ, अनइक्वल गेन लॉस आएगा तो काटापीटी अलाउड है, इक्वल गेन लॉस आएगा तो मॉडिफिकेशन नहीं देना, एक तरफा आंसर उस समय आपका वैलेंसी फैक्टर कहलाएगा। क्लियर?
कोई नंबर में आपको आंसर नहीं देना है, जो सिंबल दिए उन्हीं के फॉर्म में आंसर आएगा। एक रिएक्शन दी है और इसमें नाइट्रोजन और अमोनिया NH3 और N2 के मोलर मासेस को सिंबल में M1 M2 दिया है। 17 और 28 पता भी थे, बट आपको M1 M2 उनके सिंबल लेने हैं। आपको रिएक्शंस उनके वैलेंसी फैक्टर निकाल के M बाय वैलेंसी फैक्टर करके दोनों का E निकालना है, और मैं सिंपली E1 E2 का डिफरेंस पूछ रहा हूं, क्या आएगा। ऑक्सीडेशन नंबर किधर क्या है, अमोनिया में +1 का H, उधर 0N2 है, 0H2 है। ठीक है, हम NH3 के लिए बात कर रहे हैं, बोलिए। बाहर के 2 से मतलब नहीं है, N-3 से 0 गया इंटू 1। ठीक है, ये N का हिसाब किताब लिखा है हमने। क्या है ये, गेन लॉस और कितना, 3 का डिफरेंस इंटू 1 के बाद भी 3 ही है, ऑक्सीडेशन है तो ये 3 लॉस है। H +1 से 0 गए इंटू 3। ये ध्यान रखिएगा, 2 तरह के क्वेश्चन है, एक बिना कोफिशिएंट वाला, एक इंक्लूडिंग कोफिशिएंट वाला। पुराने जो क्वेश्चन थे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड नाम से पूछे जाने, वो पूरी रिएक्शन का एक फाइनल आंसर आता है, वो हर सब्सटेंस का अलग अलग नहीं होता, और उसके लिए कोफिशिएंट को भी काम में लेना है। वैलेंसी फैक्टर हर इंडिविजुअल का अलग निकलता है, और डेफिनेशन ये पर मोल के लिए निकलता है, उसमें कोफिशिएंट को यूज नहीं करना। ये रिडक्शन है, एक का अंतर इंटू 3 के बाद 3, रिडक्शन है तो गेन बराबर आ गया, तो आपको 1 साइडेड 3 ही आंसर मानना है। कभी भी 0 की नौबत आती दिखेगी तो उसका कारण वही होगा जो बताया, इंट्रा मॉलिक्यूलर, एक ही बंदा है अमोनिया, जो होगा उसमें N और H में ही एडजस्ट हो रखा है आपस में। तो पहला आंसर E1 का निकाला M1/3। वैसे आप इसे 17/3 करके एग्जैक्ट भी निकाल सकते थे, क्वेश्चन वाला उन्हीं सिंबल्स में चाह रहा है। तो M1 उसका मोलर मास है अमोनिया का, 3 आपने उसका वैलेंसी फैक्टर निकाला। यही काम N2 के लिए कर दीजिए, और M1 M2 के फॉर्म में कुछ डिफरेंस बता दीजिए। N2 के लिए अपोजिट साइड से चले, 0 से -3 वापस इंटू 2, इसमें एक सीधा सीधा आंसर है 6 जो आ रहा है, इसमें कोई गेन लॉस दोनों तो हो नहीं रहे, तो इसका वैलेंसी फैक्टर है 6, और इसका E2 M2/6 नाम से आता। आप चाहते तो 28/6 एग्जैक्ट भी ला सकते थे, M2 लेने को बोला है, मोलर मास का सिंबल, 6 उसका वैलेंसी फैक्टर आया। अब इन्हीं को आपस में सबट्रैक्ट कर देना है।
एक्सेप्ट डिस्प्रपोर्शनेशन या जिसे ऑटो रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं, वैलेंसी फैक्टर हमेशा एक सिंपल एरिथमेटिक बेसिस पे सॉल्व होता है। यहां से गए यहां तक गए, यहां से गए यहां तक गए, इतना लॉस है इतना गेन है। देयर इज नो रिक्वायर्ड टू सॉल्व वैलेंसी फैक्टर एक्सेप्ट इन वन केस। डिस्प्रपोर्शनेशन में ये सब कहानी तो करनी पड़ेगी, कहां से गए कहां तक गए, कितना लॉस कितना गेन, और लास्ट में एक फॉर्मूला भी रटा होना चाहिए, उसमें कुछ कुछ पुट होगा और उस फॉर्मूले से फाइनली वैलेंसी फैक्टर निकला करेगा। इफ इट इज अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, एक फॉर्मूला लिखाया गया वैलेंसी फैक्टर n1 मल्टीप्लाई बाय n2 अपॉन में n1 प्लस n2। व्हाट इज डिस्प्रपोर्शनेशन? एक ही एलिमेंट ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन दोनों करता दिखेगा, तो आपको एक इनिशियल दो फाइनल में जाते दिखती है, उसमें एक इनिशियल से एक फाइनल, पहले वो वाली पकड़ो जो ऑक्सीडेशन वाली है, वो इनिशियल से फाइनल कितने का ऑक्सीडेशन में लॉस कर रहा है वो एक नंबर n1 बोल दीजिए। फिर उसी इनिशियल पे वापस लौटिए, वो कम वाली तरफ रिडक्शन में कितने का गेन कर रहा है, उसको n2 नाम से अलग गिनिए। अब क्या नहीं करना है, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला एक लॉस एक गेन में आ रहा है, इनको काटा पीटी नहीं करनी है, दोनों को अलग अलग उठा के इस फॉर्मूले में रख देना है। किसका नाम कौन सा रखा उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला n1 n2 में सिमेट्रिकल है, तो आप n1 रिडक्शन वाले का नाम रख दो और n2 ऑक्सीडेशन वाले का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर करना क्या है, अगर ऑक्सीडेशन में आया 5 का लॉस, रिडक्शन में आया 3 का गेन, तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ना होने पे 5 और 3 में काटापीटी करके 2 आंसर देना अलाउड होता, पर डिस्प्रोपोर्शनेशन में 5 अलग रखना है 3 अलग रखना है और इस फॉर्मूले में रख देने हैं। इसमें इनटू डिवाइड करने के बाद जो नंबर क्रिएट होगा उसको आप फाइनल वैलेंसी फैक्टर मानेंगे। बोलिए ऑक्सीडेशन नंबर्स 0 -1 यहां है +5 है डिस्प्रोपोर्शनेशन, 0 से रिडक्शन भी है 0 से ऑक्सीडेशन भी है। ठीक, मान लीजिए मैंने ऑक्सीडेशन की बात पूछी आपसे, बोलिए 0 से गए ऑक्सीडेशन के नाम पे हायर की तरफ 5, 0 से 5 इनटू एटम से मल्टीप्लाई होता है इनटू 2, ये आ जाता 10 लॉस। फिर मैंने कहा वापस इनिशियल पे ही लौट आए, अब लोअर की तरफ कहां से कहां गए वो देख लें, उसी 0 से -1 की तरफ गए और फिर इनटू 2 एटम से मल्टीप्लाई करी, ये 2 गेन है। इस जगह थोड़ा सावधानी रखनी है, इन्हें आपस में कैंसिल नहीं करें और इन 10 और 2 को चुपचाप उस फॉर्मूले में रख दें, जो वैलेंसी फैक्टर है वो आ जाएगा। तो ऊपर 10 और 2 मल्टीप्लाई में, नीचे सम में 20/12 या 5/3। और फॉर दिस पर्टिकुलर रीजन ही आपको डेफिनेशन में वैलेंसी फैक्टर इज मोस्टली पॉजिटिव इंटीजर के ब्रैकेट में लिखाया है, मे बी फ्रैक्शनल इन सम केसेस। इस फॉर्मूले से इंटीजर में भी आ सकता है, कट पिट के कभी फ्रैक्शनल में भी आ सकता है, जैसे यहां आया। मेरे पास इस बात का प्रूफ अवेलेबल है कि सर हमें ये कैसे पता चला कि 5/3 को सही वैलेंसी फैक्टर मानना है और 10-2 काट के जो 8 आ रहा था वो गलत वैलेंसी फैक्टर था, मुझे कैसे पता चला? 8 भी तो कुछ था ही ना, कभी तो गेन लॉस कटने भी थे, तो हाउ कम आई नो कि 8 गलत है और ये 5/3 सही है। थोड़ा सा अपन आगे चलते हैं, ये रिएक्शन बैलेंस करने को सिखाई जाएगी जब, तो इधर एक ही बंदा अकेला है, इधर एक ही बंदा अकेला है, इसमें वो ट्रिक नहीं चल पाएगी कि एक का लॉस निकाल लो एक का गेन निकाल लो एलसीएम पे बराबर कर दो, तो आप इस रिएक्शन को उल्टी तरफ से बैलेंस करना सीखोगे। मैंने कहा आप उल्टी तरफ से Cl माइनस का हिसाब बताएं मुझे क्या होता। Cl -1 से 0 आता, बात खत्म, इंटू 1 ही रहता, -1 से 0 एक लॉस है, एक लॉस। इस वाले के क्लोरीन को लौटाते तो 5 वाला 0 में लौटता एक ही बार, 5 से 0 रिडक्शन है, 5 का गेन। इसमें 2 बातें समझा रहा हूं मैं, एक 5/3 कैसे आया उसका प्रूफ बता रहा हूं, और दूसरा ये भी दिखा रहा हूं आपको कि
फॉर्मूला हो सकता है ना लगे डिस्प्रपोर्शनेशन होने के बाद भी, क्योंकि डिस्प्रपोर्शनेशन तो ये रिएक्शन है, लेकिन क्वेश्चन वाला हो सकता है रिएक्शन लिख के मुझसे पूछे फाइंड ई ऑफ क्लोराइड आयन इन दिस रिएक्शन, फाइंड ई फॉर ClO3 माइनस इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये रिएक्शन दोनों तरफा से डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं है। कॉम प्रपोर्शनेशन में फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, क्योंकि उल्टी दिशा से तो गेन लॉस दोनों एक ही बंदे में हो ही नहीं रहे ना, ये केवल एक ही काम कर रहा है और वो 1 लॉस इसका वैलेंसी फैक्टर हो जाता। ये 5 से 0 जाके केवल गेन कर रहा है, ये 5 इसका वैलेंसी फैक्टर हो जाता। तो फॉर डिस्प्रपोर्शनेशन भी फॉर्मूला एक ही साइड से लगना है, जहां आप 1 से 2 में जा रहे हो उसी साइड से फॉर्मूला लगना है। लौटते में प्रोडक्ट्स के लिए तो नॉर्मल मेथड से आ ही जाता। अब 5/3 का प्रूफ देख लीजिए। अगर ये 1 और लॉस 5 और गेन, ये एलसीएम 5 पे बराबर करोगे आप बैलेंसिंग के समय, तो किसमें कितने का मल्टीप्लाई होगा? इस वाले में 5 का, उसमें कुछ नहीं। तो ये 5 का मल्टीप्लाई इसमें यहां कोफिशिएंट बन के दिखेगा, और इसमें कुछ नहीं हुआ तो इंटू 1 यहां दिखेगा। जब आप रिवर्स में क्लोरीन बैलेंस करने की ट्राई करोगे तो 5 इसमें है, 1 इसमें है, 6 के लिए यहां 3 लिखने में आएगा। आंसर 5/3 आ चुका है। 3 क्लोरीन मिला के उस एलसीएम नंबर के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 5 में शामिल है, और 3 मोल अगर 5 में शामिल है तो 1 मोल Cl2 के लिए 5/3 ही आंसर आना चाहिए था। 8 जो आप काटा पीटी करके ला रहे हो, 8 तो कहीं आया ही नहीं ना इस रिएक्शन में। 1 लॉस हुआ, 5 गेन हुआ, एलसीएम 5 पे बराबर हो गया, 8 तो कहीं आया ही नहीं। तो पहले नहीं फॉर्मूला क्रिएट हो गया था अपने आप से, पहले गलत सलत में कुछ 8 ही किसी ने निकाला होगा, लेकिन फिर वो रिवर्स चेक करने पे वो मैच ही नहीं हुआ कि 5/3 क्यों आ रहा है। उसका लॉजिक समझा रहा हूं मैं। अरे बात समझ में? हमें वो लॉजिक नहीं सीखना, आपको ये याद रखना है कि डिस्प्रोपोर्शनेशन है तो फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, अब तो यहां तक लिख के अभी छोड़ दीजिए, इसमें जो भी और बताने का है। ये 3, 5, 1 ये सब अभी कुछ लिखना नहीं है, बस फॉर्मूला से आएगा डिस्प्रोपोर्शनेशन में, इतना याद रखिए। लगभग ये खत्म हो चुका है चैप्टर। हाफ एन आवर नेक्स्ट टर्न पे और लगेगा, मे बी इलेक्ट्रो थोड़ा बहुत चालू हो जाए नेक्स्ट टर्न में।